नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध पढ़ रहे थे। कौन सा? मन की दृढ़ता। तो आइए उस निबंध को आगे बढ़ाते हैं। अपन पढ़ रहे थे बालकृष्ण भट्ट जी को, और भट्ट जी द्वारा रचित निबंध कौन सा जी? मन की दृढ़ता। ये निबंध अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। और यहाँ पर अपन कहाँ थे? देखिए, यहाँ पर अपन थे कि भट्ट जी मन की दृढ़ता और दृढ़ता की तुलना किससे कर रहे थे? हठ से कर रहे थे। वो यूं कह रहे थे कि दृढ़ता को किसी भी रूप में हठ से समानार्थी न लिया जाए। क्यों नहीं लिया जाए? क्योंकि सामान्यतः दृढ़ता इसमें होती है। दृढ़ता का मतलब हम यूं कह देते हैं कि ये मैं काम करूंगा, यानी निश्चयात्मकता। अब निश्चयात्मकता ही तो इसमें होती है और निश्चयात्मकता ही इसमें होती है। बस सूक्ष्म अंतर होता है। और सूक्ष्म अंतर क्या होता है? ये दुराग्रह के कारण होती है। यानी इसमें सामान्यतः किसी के लिए दुराग्रह हो जाता है कि नहीं, ये काम करना ही पड़ेगा। सामान्यतः इसके साथ जिस व्यक्ति के साथ हठ किया जाता है वह खुश नहीं होता, वह प्रसन्न नहीं होता, फिर भी उसका हठ मानना पड़ता है। जबकि दृढ़ता एक सकारात्मक लक्षण है। तो यहाँ पर मन की दृढ़ता और मन के हठ दोनों ही प्रकार के भाव में एक अंतर है। और वो अंतर कौन सा है? सकारात्मक और नकारात्मकता। कि इसके साथ दुराग्रह होता है, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए तब हठी शब्द प्रयोग किया जाएगा जब वो अनावश्यक चीजों के लिए भी, अनावश्यक बातों के लिए भी वो हठ करने लगेगा। दृढ़ता में ये होता है कि वह सही बात और सही समय पर सही स्थिति के लिए दृढ़ रूप से अपने निश्चयों का, अपने निर्णयों का चुनाव करेगा। तो वहां पर दृढ़ता होती है, हठ उससे बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक यूं कहते हैं कि दृढ़ता और हठ को किसी भी रूप में एक न माना जाए, समान नहीं माना जाए। ये एक नकारात्मक विचार है, ये एक सकारात्मक विचार है। हाँ, इतना अवश्य होता है क्या कि यदि एक व्यक्ति है तो वह दूसरे को प्रभावित जरूर करता है। यहां पर लेखक लिखते हैं कि दो चित्त वाले यदि आपस में टकराते हैं तो एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्यम भावी पड़ता है। अर्थात एक का प्रभाव दूसरे पर रहता ही रहता है। अब किस रूप में, कैसे रहता है, उस चीज को समझिए। देखिए, ऐसे कहते हैं कि दो चित्त वाले आपस में पास में बैठे हैं, तो एक तो होगा दृढ़ चित्त वाला यानी सबल, और एक होगा दुर्बल चित्त वाला या कमजोर मन वाला। और लेखक यूं कहते हैं कि दृढ़ मन वाला दुर्बल मन वाले को प्रभावित करेगा और उसको निश्चित रूप से दबा लेगा। कैसे और कहां पर? अब इस चीज को अच्छे से समझिए। अब इस चीज को अपन समझेंगे तो देखिए, एक दृढ़ मन वाला व्यक्ति है और एक है दुर्बल मन वाला व्यक्ति। ठीक है, दुर्बल मन वाला, ये दोनों आपस में पास में बैठे हैं। ठीक है, अब यहां पर दुर्बल मन वाला यूं कहता है कि मुझे सेब बहुत पसंद है। अब इसने कहा कि मुझे सेब बहुत ज्यादा पसंद है और मैं सेब बहुत खाता हूं। अब जैसे इसने ये बात की तो दृढ़ मन वाला है वो केले का समर्थक है और वो केले बहुत खाता है, उसको केले बहुत ज्यादा पसंद है। उसने झट से कह दिया, तू सेब खाता है? सेब में कोई टेस्ट तो होता ही नहीं है। अरे, सेब को खाने के लिए तो चाकू लाओ, नमक लाओ, यानी उनको छीलो, फिर उनको काटो, फिर उनको खाओ। केले का सीधा सा रूप है, छिलका उतारो, खाओ। और फिर सेब आप हर कहीं भी नहीं खा सकते,
केला बस में, ट्रेन में, कहीं भी आप सफर कर रहे हो, बाहर बैठे हो, घर में बैठे हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, केला आप उठा के खा सकते हो। यानी सेब से ज्यादा अच्छा कौन है? केला है। और जैसे ही उसने यूं कहा गुणकारी तो सेब होता है, तो इसने कहा, किसने कहा? मैं तुझे 1000 गुण गिनवा सकता हूं केले के, और तुम्हारे सेब के गुण बता। अब जैसे ही इसने दृढ़ता के साथ ये कहा कि मैं केले के 1000 गुण गिनवा सकता हूं, वैसे ही दुर्बल मन वाला थोड़ा सा दबा और फिर उसने केले का समर्थन शुरू किया। और केले का समर्थन कुछ इस प्रकार से शुरू किया कि जब ये दोनों आपस में खड़े हुए तो दुर्बल मन वाला यूं सोच रहा था कि आज के बाद मैं भी केले ही खाऊंगा, आज के बाद मैं भी केले ही लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि ये सेब खा रहा था, इसने इसे सेब खाने से मना करके क्या खिलाने की कह दी? केला खिलाने के लिए कह दिया। अब केला खाने के लिए वो मान रहा है, सेब खाना ये छोड़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये बताइए कि ये चीज उपकारी हुई या अनुपकारी हुई? तो लेखक कहते हैं कि सामान्यतः यदि दृढ़ मन वाला दुर्बल मन वाले के पास बैठेगा तो वो कभी भी उपकारी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। अर्थात दृढ़ मन वाले कभी भी दुर्बल मन वालों के लिए सही सिद्ध नहीं होते, उपकारी सिद्ध नहीं होते। जबकि लेखक यूं कहता है कि असर हमेशा होता है। कभी भी आप देख लेना, ऐसा होगा ही नहीं कि असर होगा ही नहीं। यानी यदि ये सोच कर आए ना कि मैं मेरे ऊपर दूसरे का असर नहीं होने दूंगा, तो भी ये मतलब सफल ही नहीं होगा। ये सोच कर आएगा तो भी ये प्रभावित हो जाएगा। ये भी यदि सोच कर आएगा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और मैं भी किसी को प्रभावित करके और मेरी गलत प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित नहीं करूंगा, अगर ये भी सोच कर आए तो भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक नियम कहता है, प्रकृति का नियम यूं कहता है कि दो लोग यदि पास में बैठेंगे तो वो एक दूसरे से प्रभावित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। और इसके लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि यदि दो पेड़ आपस में पास हैं तो वो भी एक दूसरे से प्रभावित होंगे। आपने देखा होगा कि बिल्कुल नजदीक नजदीक पेड़ लगा दो, किसी का विकास नहीं होगा। यहां तक कि लेखक तो यूं कहते हैं कि एक लकड़ी का टुकड़ा आप डालो, लकड़ी का टुकड़ा, और किसके पास डालो? पत्थर के पास। कहते हैं कि पत्थर के पास पड़ा वो भी पत्थर हो जाएगा, वो भी पत्थर हो जाएगा। और अगर सामान्यतः अपन इसको समझने के लिए भी अगर अपन अलग प्रकार का उदाहरण लेके भी अपने को ये चीज याद नहीं हो रही है तो याद करने के लिए आप यूं समझ लो कि लकड़ी के पास पत्थर रख दिया। अब लकड़ी वहां पर पड़ी है, कुछ दिनों तक पड़ी है, तो उसमें दिमक आ जाती है तो वो खा कर उसको पत्थर बना देती है। अपन यूं तो सोच ही नहीं सकते, अपने को ये चीज तो पता नहीं है कि लकड़ी काफी टाइम तक पत्थर के पास रहेगी, वो पत्थर बन जाएगी। परंतु अपने को इतना तो पता है कि लकड़ी मिट्टी तो जरूर बन सकती है, तो उसको उस चीज में रख कर याद कर लो। तो इसी प्रकार से लेखक यूं कहता है कि यदि लकड़ी भी पत्थर के पास पड़ी रहती है तो वो भी पत्थर बन जाती है, क्योंकि पत्थर दृढ़ होता है, ये कमजोर होती है, तो इसका असर इस पर, यानी दृढ़ मन वाले का दुर्बल मन वाले पे असर होता है। साथ साथ लेखक यूं कहते हैं कि चाहे दो पेड़ हो, चाहे दो खान हो, आपस में उनका भी आपस में एक दूसरे पर असर होता है। और लेखक दोनों का ही उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी पत्थर के पास रहकर पत्थर बन जाती है, उसको अंग्रेजी में फासेल भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को लकड़ी के पत्थर बनने की प्रक्रिया को फासेल कहते हैं। और कि दो खानों की बात बता रहे हैं कि देखिए दो खान पास में है, एक खान तो छोटी है और एक खान है वो बड़ी है। और जो दो खाने पास में है, एक छोटी और बड़ी, तो कहते हैं कि बड़ी वाली खान काफी समय बाद छोटी वाली को लुप्त कर देगी। छोटी वाली को लुप्त करने का मतलब वो अपना विस्तार करेगी और उसको स्वयं में मिला लेगी और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, बस एक खान रहेगी मात्र बड़ी। और लेखक कह रहे हैं कि ये चीजें देखी समझी जानी हुई है। अर्थात
प्रकृति का नियम भी जब ये कहता है कि एक बड़ी चीज छोटी को अपने में मिला लेती है, एक कठोर चीज कोमल को अपने में मिला लेती है, तो एक दृढ़ मन वाला दुर्बल मन को प्रभावित करेगा। ये अवश्यंभावी है और ये सार्वभौमिक सत्य है, लेखक ये कहता है। तब लेखक यूं कहता है कि देखिए, अगर ये बात सत्य है तो दृढ़ मन वाला दुर्बल मन वाले के लिए कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता, कभी भी उपकारी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें प्रकृति के इस नियम को ध्यान में रखते हुए और मन की दृढ़ता के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। और अपन देखते हैं कि सामान्यतः आजकल स्कूलों में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों के सेक्शन बांट दिए जाते हैं ABC, और उसमें इस प्रकार से सेक्शन बांटे जाते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो A सेक्शन में, उससे कम वाले B में। इस प्रकार की व्यवस्था भी आजकल कुछ स्कूलों में की जाती है। तो वहां पर मानसिक स्थिति के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण शायद कुछ इसीलिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर लेखक मन की दृढ़ता के सभी पक्षों पर विचार करते हुए और निबंध का अंत करते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु जो शुरू से लेकर अंत तक लेखक ने जिन विषयों पर चर्चा की है उनको मैं मोटे तौर पर फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए, सर्वप्रथम पहला पैराग्राफ है ना, उसमें लेखक कहते हैं कि मन की दृढ़ता होती क्या है, अर्थात मन की दृढ़ता क्या होती है, एक उत्तम धर्म होती है और इसके साथ साथ एक प्रशंसनीय गुण होती है, प्रशंसनीय गुण होती है। पहला पैराग्राफ सिर्फ इसी विषय पर चलेगा। लेखक क्यों कहता है कि ये उत्तम धर्म होता है और ये एक प्रशंसनीय गुण होता है। तब उसके इसी बात पर और लेखक ये प्रश्न भी उठाते हैं कि ये विषय लेने का उद्देश्य क्या है, अर्थात हमने ये विषय क्यों लिया। तो फिर लेखक यूं कहते हैं कि ये चीज अपनी समझी हुई है कि हमने ये विषय इसीलिए लिया कि जो इस गुण को धारण करने वाले उनके प्रति सहानुभूति हो जाए, और यदि किसी में नहीं है तो यदि अपन इस पर विशेष चर्चा करेंगे तो शायद कोई प्रभावित होकर इस गुण को अपनाने का प्रयत्न करे। तो इस प्रकार से इसमें सिर्फ अर्थ और उद्देश्य दो चीजों के बारे में बात होती है पहले पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ कौन सा आता है जी? दूसरा पैराग्राफ आता है गदहा पीटन घोड़ा होती। अब यहाँ पर यूं कहते हैं कि गधे को पीटकर कभी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार से दुर्बल मन वाले को दृढ़ मन कभी भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्यों कहते हैं कि समाज में ये उक्ति होती है, परंतु फिर भी यदि अपन शिक्षा और अन्य साधनों द्वारा जैसे पुस्तकालय, पत्रकार आदि माध्यमों द्वारा यदि अपन प्रयास करें तो कुछ हद तक अपन इस चीज में सुधार ला सकते हैं। और इसके लिए वो अगले दो पैराग्राफ में बालक और युवा का उदाहरण भी देते हैं जो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो पहला पैराग्राफ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हालांकि पैराग्राफ में यदि देखें तो शिक्षा और इस चीज की बात आ जाती है, तो उसके बाद अभ्यास वाली बात आती है। और गदहा पीट न घोड़ा होती में लेखक यूं कहते हैं कि सामान्यतः हम इतना तो कर देंगे, माना कि गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, फिर भी जो कमजोर मन वाले लोग हैं उनको हम 10 कमजोर मन वाले और 10 दृढ़ मन वाले 20 लोगों के बारे में बताकर और उसे हम ये एहसास तो करवा सकते हैं कि तुम कहाँ हो और तुम कौन हो, तुम्हें किस जैसा बनना है। अब उसकी बुद्धि रूपी लैंप के सामने अपन ये बात तो डाल सकते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके बाद अगले की मर्जी है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद यूं कहते हैं कि फिर बात आती है कि जिनके बारे में अपन ये बात कर रहे हैं तो वो कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रयास, उनके दिमाग में ये बात घुस जाती है, दिमाग में बात आ जाती है, तो कुछ लोग अभ्यास व प्रयास द्वारा अपनी इस कमजोर आदत को दृढ़ आदत में या अच्छी आदत में बदल सकते हैं। और वहां पर लेखक करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और इसका भी उदाहरण देते हैं। साथ साथ में काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट
और आचार्य दंडी के 2 उदाहरणों द्वारा। और वो यूं कहते हैं कि देखिए, अभ्यास के माध्यम से बहुत सी चीजों को बदला जा सकता है। और वहां पर एक कवित्व शक्ति का भी उदाहरण देते हैं कि एक कवि तो ऐसा है जो जिसके पास कवित्व का गुण ईश्वर प्रदत्त है, वो हृदय से उत्पन्न भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक है, उसका काव्य जो है वो हृदयगत भावनाओं का प्रकटीकरण है। परंतु दूसरी तरफ ये भी होता है कि एक कवि ऐसे होता है कि अनेक लोगों की कविताएं काव्य पढ़ कर वो प्रतिभाशाली होता है, तो वो उन चीजों से सीखते सीखते और काव्य रचना करना शुरू कर देता है। और लेखक यूं कहते हैं कि कभी कभार जिसके पास ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है ना, उससे भी अच्छा साहित्य वो लिख जाते हैं जिन्होंने दिमाग से सोच विचार कर साहित्य लिखा है। क्यों? क्योंकि वो सोच विचार कर गुड पदों की रचना करते हैं और वो पद भी सरस प्रतीत होने लगते हैं। तो इसलिए प्रयास व अभ्यास सब कुछ कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम प्रत्येक योग्यता को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, बालक युवा का उदाहरण आ गया और बालक युवा के उदाहरण के बाद और लेखक फिर उसी बात पर आते हैं। कौन सी बात पर? कि देखिए, क्या हम किसी के अंदर, अब बालक अपनी रुचि का विषय लेते हैं, परंतु उनको सहारे की जरूरत होती है, तो उन्हें शिक्षा दे देकर अपन उनके कमजोर पक्ष को भी मजबूत बना सकते हैं। परंतु युवा को ऐसा स्वयं करना होगा, उसे स्वयं दूसरों से शिक्षा ले लेकर और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। फिर ये इस बात पर आते हैं कि ये क्या संभव है, और वहां पर वो पेड़ का उदाहरण देते हैं जिसका अपनों ने पूरा विवरण पिछली क्लास में पढ़ा था। पेड़ का उदाहरण कैसे? देखिए, सामान्यतः ये जो चीजें होती है, कुछ लोग यूं कहते हैं कि अभ्यास या प्रयास द्वारा यदि दृढ़ता आ जाती है तो वो मात्र इत्तिफाक होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। तब लेखक यूं कहते हैं कि इत्तिफाक तो इतना सा ही होता है जितना किसी पेड़ के ऊपर कानी खोतरी पत्तियां आ सकती। कानी खोतरी का मतलब पेड़ की पत्तियां बहुत ही कोमल और पूरी होती है, बहुत ही सुंदर होती है, परंतु कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो संरचना में कुछ अलग होती है, कुछ कटी फटी होती है, तो वो बहुत ही कम होती है कि जितनी पेड़ पर कानी खोतरी पत्तियां आती है ना, उतना ही ये इत्तेफाक होता है कि मनुष्य दृढ़ मन में बदल जाता है। और वहां पर वो उदाहरण देते हैं कि एक दृढ़ मन वाला व्यक्ति है और यदि अपन दूसरे को बनाना चाहे तो वो तो वही व्यवस्था हो जाती है जिस प्रकार से हरे भरे पेड़ को अपन ले जाकर कहीं और लगाना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज के बारे में बात होती है। इस चीज के बाद अपन कहां पर चले जाते हैं? दृढ़ मन और हठ में क्या अंतर होता है, और उसके बाद हठ और दृढ़ मन के अंतर को बताते हुए और फिर अपन कहां आते हैं? दृढ़ मन और दुर्बल मन के दोनों पक्षों पर अपन विचार करते हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा आज अपनों ने की है। तो आप यदि चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला पैराग्राफ ये आएगा उद्देश्य तक, और दूसरा पैराग्राफ ये आएगा, और फिर तीसरा पैराग्राफ ये आएगा, और इसी के अंतर्गत ये उदाहरण आ जाएंगे। चौथा पैराग्राफ ये आएगा, पांचवा ये आएगा, छठा ये पेड़ वाला आएगा, सातवां हट वाला आएगा, और आठवां ये आएगा। और यहाँ पर दुर्बल और इसके साथ ही इसी पर चर्चा करता हुआ अंतिम पैराग्राफ में लेखक निबंध की समाप्ति करता है। अब मैंने पैराग्राफ से ये चीज क्यों बताई है? क्योंकि सामान्यतः यदि आपको निबंध में विषयगत विभिन्नता पूछ ले या मूल विषय पूछ ले तो आपको इस प्रकार से ये पॉइंट बनाकर और इसका उत्तर कर देना है। उम्मीद करती हूँ ये निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा अत्यंत रोचक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया निबंध। तो यहाँ पर ये निबंध पूरा होता है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।